हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। और यूनाइटेड नेशंस का बैकग्राउंड पहले करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस में कौन कौन सी एजेंसीज काम कर रही हैं और कम्युनिटी डेवलपमेंट के कौन कौन से एस्पेक्ट्स उसके अंदर मौजूद हैं और कहाँ कहाँ क्या कितना काम हो रहा है। तो इसको कोशिश करेंगे कि इसको समराइज करके पेश करें ताकि आपके लिए काम इजी हो सके। सबसे पहली जो यूनाइटेड नेशन से पहले जो दुनिया के ममालिक ने एक यूनियन बनाई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका नाम जो था वो था द लीग ऑफ नेशंस। ये 1899 यानी कि 19th सेंचुरी के आखिरी साल में ये सेकेंड लास्ट ईयर में बनी थी। इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हैग में की गई थी और ये जो इस पीस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने वॉर को प्रिवेंट करने के लिए और पीसफुली जिंदा रहने के लिए, टेरिटरीज की हिफाजत के लिए लीग ऑफ नेशन का आइडिया दिया। तो फिर भी उस वक्त तो नहीं बनी, लेकिन ये आइडिया था कि ये बनानी है। फिर इसके बाद जो है वॉर, कुछ अरसे में जो है वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सामने आई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुई 1919 में, तो लीग ऑफ नेशंस जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस का एहसास हुआ कि फ़ौरन जो है वो लीग ऑफ नेशन बना देनी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो पीस में रह सकें और लोगों का अलायंस यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ का अलायंस बन सके, मुख्तलिफ कंट्रीज़ एक दूसरे को हेल्प कर सकें। इसका जो है वो ट्रीटी साइन की मुख्तलिफ ममालिक ने, और ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सलेस। इसका मतलब था कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना था और पीस और सिक्योरिटी को अचीव करना, और यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने से रोकने की बात की गई थी। जाहिर बात है लीग ऑफ नेशन ने काम तो किया, एक्टिविटीज़ तो की, लेकिन वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट करने में नाकाम है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ये प्रिवेंट नहीं कर सके तो लीग ऑफ नेशन जो है वो टूट गई, और जब लीग ऑफ नेशन टूटी तो फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट फेज जो है पूरी एक यूँ समझें कि 19th सेंचुरी गुजर गया और फिर 20th सेंचुरी का भी जो है आधा पोर्शन यानी कि 1945 तक वो भी टाइम गुजर गया। तो फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो है एस्पेक्ट हुआ, तो इसके अंदर अब दोबारा से ममालिक सर जोड़ के बैठे व्हाट शुड वी डू। तो नीड फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन का था कि अब कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए किस तरह पीसफुली काम किया जाए, किस तरह इंटरनेशनली जो है हम डायलॉग्स करें, किस तरह हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करें, एक दूसरे का साथ दें, मुख्तलिफ काम करें ताकि हम जो है दोबारा से एक ऑर्गेनाइजेशन बना सके जो नेक्स्ट यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोक सके। तो फिर टर्म यूनाइटेड नेशंस यानी कि दुनिया के हर नेशन को मिला दें, तो यूनिटी का कॉन्सेप्ट आया कि यूनाइटेड नेशंस बनी। ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ने ये वर्ड कॉइन किया था। प्रेसिडेंट जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट बहुत मशहूर प्रेसिडेंट हैं अपने ज़माने के, वो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही इन्होंने ये तजवीज़ पेश की थी कि यूनाइटेड नेशन होना चाहिए, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स है इसी तरह दुनिया के ममालिक का जो मिलकर यूनियन होगी उसको हम ये नया नाम देंगे। इसलिए पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशन की जो डिक्लेरेशन साइन की गई थी, अभी वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुई थी सेकेंड, वो 1942 के जनवरी में ही उन्होंने साइन की थी, और इसमें दुनिया के 26 कंट्रीज़ ने ये वादा किया था, ये प्लेज किया था कि हम जो है एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हम फाइट नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, बल्कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम एक दूसरे का अलायंस बनेंगे। यहाँ पर जो है जो कमिटमेंट थी, इस कमिटमेंट के हवाले से जो बात करते हैं कि इस कमिटमेंट ये फर्म कमिटमेंट थी कि स्काउज ऑफ वॉर यानी कि वॉर जो लोग करते हैं, नेशंस करते हैं ताकि दूसरे मुल्क को कब्जा कर सके, वो ख़त्म हो जाएगी, डोमिनेंस दिखाते हैं वो ख़त्म हो जाए।
तो इन्होंने जो है ये पहले ट्रीटी तो साइन की थी 1940 में, लेकिन जब जंग अजीम दूसरी ख़त्म हुई इसके बाद उन्होंने 1945 में यूनाइटेड नेशन का चार्टर, जो पहला चार्टर था, हम जिसको कहते हैं ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, और खुतबा हुज्जतुल विदा में जो पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर वो पॉइंट्स मौजूद हैं। इसीलिए हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन का जो फर्स्ट चार्टर है वो इस्लाम का ह्यूमन राइट्स का जो है चार्टर है, जो है वो मद्देनजर आता है। तो 1945 के अंदर जो है इस चार्टर को बनाया गया। चार्टर जो है उसके प्रिंसिपल्स जो रखे गए या पर्पस पहले हम लिख लेते हैं। पर्पस जो लिखा गया वो पर्पस यूनाइटेड नेशन ने क्या उसको दिया। मेन 4 पर्पस थे यूनाइटेड नेशन के। यूनाइटेड नेशन की जो 4 पर्पस हैं वो 4 पर्पस क्या हैं। पहला पर्पस जो यूनाइटेड नेशन का जो बनने का चार्टर का तो पर्पस था वो ये था कि पीस और प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। इंटरनेशनल पीस हो, इंटरनेशनल पीस उस वक्त होगा जब सब ममालिक ये वादा करेंगे या साइन करेंगे कि दूसरे मुल्क पर वो अटैक नहीं करेंगे, उनकी टेरिटरी की हिफाजत करेंगे, सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे। इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी के काउंसिल भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन में एक बना उसके अंदर। फिर दूसरा इसका जो पर्पस था यूनाइटेड नेशन का वो ये था कि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, जो मुख्तलिफ नेशंस हैं, वो आपस में फ्रेंडली रिलेशंस बनाना शुरू करें, मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स शुरू करें, एक दूसरे के ममालिक में आना जाना शुरू करें, रिलेशनशिप्स हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो। इसके हवाले से जो है वो बात की। तो फ्रेंडली रिलेशंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो फ्रेंडली रिलेशंस के हवाले से जो है वो क्या क्या बातें उन्होंने इसमें कहा। इसमें जिस प्रिंसिपल को उन्होंने मद्देनजर रखा था वो ये था कि सबकी इक्वल राइट्स होंगे, यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जितने ममालिक होंगे सबकी इक्वल राइट्स होंगे, और लोगों की जो मेन रिस्पेक्ट है, लोगों की जो डिटर्मिनेशन है, लोगों के जो गोल्स हैं उसको फोकस किया जाएगा। तीसरा पर्पस ये रखा कि जो भी इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, ह्यूमैनिटरी प्रॉब्लम्स आएंगी ममालिक में उनको कॉपरेशन के साथ सॉल्व किया जाएगा। यानी अगर कहीं हंगर है, कहीं पर जो है वो फ्लड आया है, कहीं अर्थक्वेक आया है, तो वहाँ पर जो मसाइल क्रिएट हुए, एजुकेशन का मसला है, कहीं पर जो टेक्नोलॉजी का मसला है, तो जहाँ पर जो जो प्रॉब्लम्स आए हैं उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में ये इंटरनेशनली सॉल्व किए जाएंगे और मिल के सॉल्व किए जाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी और उनकी जो फंडामेंटल फ्रीडम का जो आज़ादी का जो राइट है उसको भी मेंटेन किया जा सकेगा। चौथा इसका पर्पस जो रखा था वो ये था कि जो भी नेशंस हैं वो अपने एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे कि वो किस तरह से एक कॉमन गोल की तरफ आना है। कॉमन गोल क्या था? पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, इक्वल राइट्स, ह्यूमन राइट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, इन सब को मीट करना है। ये सारे गोल्स बनाए गए थे, पर्पस रखे गए थे। इन पर्पस को अचीव करने के लिए उन्होंने कहा कि सारे ममालिक को कंसेंसस में आना पड़ेगा, सारे ममालिक को एक पेज पर आना पड़ेगा, सारे ममालिक को एक ही बात सोचनी पड़ेगी, तो ही जाकर जो है वो हार्मनी क्रिएट होगी। और जब हार्मनी क्रिएट होगी तो जो है कॉमन गोल जो है वो अचीव हो सकेगा। तो यहाँ पर हार्मोनाइजिंग इसीलिए कहा गया है कि एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो उनको मिलाना है यहाँ। फिर दूसरा इसके बाद जो है वो मेन, अब इसके प्रिंसिपल्स उन्होंने क्या रखे, वो हमने 4 जो पर्पस किए, अब हम प्रिंसिपल्स देख रहे हैं। प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं? प्रिंसिपल्स जो हैं एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल्स जो हैं वो ये हैं। पहला प्रिंसिपल है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं वो दूसरों की आज़ादी का, दूसरे मुल्कों की बॉर्डर का, उनकी आज़ादी का ख्याल रखेंगी और उनके बॉर्डर को जो है वो तोड़ के उस पर जंग नहीं करेंगी, ना उनके मुल्क में आने की कोशिश करेंगी। सोवरेंटी इसको कहते हैं ना, सोवराइन नेशन है, हम आज़ाद मुल्क हैं, आज़ादी का ख्याल रखेंगी, इक्वालिटी का ख्याल रखेंगे। बेस इस पर करा है। सेकेंड प्रिंसिपल उन्होंने बनाया कि जो चार्टर में कहा गया है, जो ऑब्लिगेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, उसको जो है फुलफिल करेंगे। अब जाहिर बात है कहीं पर डंडे के जोर पर तो नहीं करवा सकते, गन पॉइंट पर तो नहीं करवा सकते,
तो गुड फेथ पर करवाना था। गुड फेथ का मतलब यहीं पर ये होता है कि आप लोग जो हम लोग जो है कॉपरेशन के जरिए काम करें, ना कि नॉन कॉपरेटिव अंदाज में काम करें। तो कॉपरेशन के जरिए, कंसेंसस के जरिए जो है चार्टर्ड में जो भी ऑब्लिगेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं उसको ममालिक पूरा करेंगे। तीसरा प्रिंसिपल जो है वो उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल झगड़े होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे ममालिक के दरमियान, टेरिटरीज के दरमियान, उसको पीसफुल अंदाज से, जंग करने की बजाय उनको पीसफुल अंदाज से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि इंटरनेशनल पीस आए, सिक्योरिटी और मिले सबको, और इंसाफ और जस्टिस भी फराहम हो। तो यहाँ पर जो है ये इनका प्रिंसिपल था। ऑफ कोर्स इस प्रिंसिपल को अभी तक जो है वो सब लोग का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्रिंसिपल सारे जो जिस स्पिरिट से बनाए गए थे उस स्पिरिट से वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे हैं। फिर एक और प्रिंसिपल बनाया इन्होंने कि एक जो कंट्री है दूसरी कंट्री को थ्रेट ना करे, फोर्स इस्तेमाल ना करे, डोमिनेट करने की कोशिश ना करे। लेकिन अगेन इंडिया और पाकिस्तान का आप हाल देखें तो आपको नजर आएगा, ईरान इराक की जंग देख चुके हैं सब, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी को देख चुके हैं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को हम देख रहे हैं, फलस्तीन और इसराइल को देखते हैं हम लोग। तो हमें सीरिया और इराक में आईसिस का एस्पेक्ट देखते हैं, यमन में देखें, तो यहाँ पर सब जगह पर आपको जो है जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि डोमिनेंट कंट्रीज़ जो हैं, जिसमें डोमिनेंट कंट्रीज़ में इजराइल है, सऊदी अरबिया है, अमेरिका है, और ये जो मेजर कंट्रीज़ है इसमें वो अब थ्रेट ऑफ फोर्स को इस्तेमाल करती हैं दूसरे नेशन के खिलाफ। मैं इसकी एग्जांपल एक आपको दूं कि जब इन्वायरमेंट का काम की बात आई थी और इन्वायरमेंटल इश्यूज को देखने की बात आई थी, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज को जो है वो देखने की बजाय क्या किया कि अभी अमेरिका ने, ये डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने कहा मैं इन्वायरमेंट पर कोई पैसा नहीं खर्च करूंगा और ना किसी मुल्क को दूंगा। एक अपने आप को उससे अलग अलहदा कर दिया। फिर WHO से इसने अपने फंड्स को अलहदा किया। फिर तीसरा पॉवर्टी का फंड जो था वो अलहदा किया, और उसने ये बाकायदा डोमिनेंसी दिखाई डोनाल्ड ट्रंप की जो हुकूमत है, या इसने जिसने भी, आप जिसको भी नाम लें, कि जो ममालिक मेरे साथ मेरा सपोर्ट करेंगे, एज अ प्रेसिडेंट मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे फैसलों को सपोर्ट करेंगे, मैं सिर्फ उनको एनालाइज करूंगा और सिर्फ उनको जो है वो जो मेरा साथ देंगे उनको मैं फंड्स दूंगा। तो ईरान के मामले में बहुत सारे ममालिक इससे इनहराफ कर रहे थे। इसने कहा कि नहीं, ईरान पर सैंक्शंस लगाए जाएं, और बाकी ममालिक ने कहा था कि नहीं, क्योंकि हमने एग्रीमेंट्स किए हैं ईरान के साथ और ईरान उसको फॉलो कर रहा है, तो हम अपने एग्रीमेंट को नहीं तोड़ेंगे और हम फर्दर कोई सैंक्शंस इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। तो जिसकी वजह से अमेरिका उनसे अलग हो गया उस वक्त। अब दोबारा से जो बाइडन है वो कह रहा है कि मैं दोबारा से ईरान के उसी ट्रीटी पर साइन करूंगा जिस पर बाकी सारे ममालिक, यूरोप, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, फ्रांस तो यूरोप में आ गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़े बड़े ममालिक जो इसमें शामिल है दुनिया के डेवलप कंट्रीज, उन्होंने इस पर साइन किया है। और कि ईरान को अगर आप जो है पीसफुल तरीके से अपने न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करने दें, ताकि खित्ते में जो है वो ज्योग्राफिकल रीजन में पीस रहे, ना कि झगड़ा और बढ़े। जबकि अमेरिका की जो पॉलिसी में आपको नज़र आ रहा है कि जो करंट हुकूमत अभी ख़त्म नहीं हुई है, जिसकी हुकूमत, वो इस चीज़ को जो है वो गलत रंग में दे रही है, जिसमें इसने अफगानिस्तान और इराक से भी फौज उठाई है। फिर दूसरा आपको नज़र आ रहा है इजराइल का और सऊदी अरब का मिलना एक दूसरे से ईरान के खिलाफ, यानी एक ऐसी कौम के साथ मिल जाना जिसके ये हम मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, और एक वो मुसलमान कंट्री का मिलना जो अपने आप को जो है वो मुसलमान कंट्री का लीडर कहती है, तो उसका ये बिहेवियर जो है वो है डिफरेंट है, जो एक्सेप्टेबल शायद मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है, बाकी लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं, लेकिन खामोशी तारी है, लोग कुछ नहीं कह रहे इनको। इस तरह से मीडिया जो है वो ज़रूर बता रहा है, लेकिन उसको कुछ मीडिया के ही लोग जो हैं, हमारी मीडिया के लोग भी इसको पॉजिटिव लाइट में ले रहे हैं कि भाई दोस्ती करने में कोई हर्ज तो नहीं है, अगर फ़लस्तीन का मसला हल हो जाएगा तो दोस्ती की जा सकती है। तो फ़लस्तीन का मसला हल तो नहीं हुआ, तो आप तो ने तो पहले से जो है दोस्ती की है, बाद में आप कह रहे हैं फ़लस्तीन का मसला देखेंगे, टाइम होगा तो हल करेंगे।
तो ये हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया दोस्ती करके ये कहे कि कश्मीर जो है हल हो ना हो, हमारी दोस्ती कायम रहेगी, हम चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जैसे कायम है वैसे कायम रहेगी। तो मुमकिन नहीं है, जब बोन ऑफ कंटेंशन मौजूद है इसी वजह से, तो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के पीस जो है नहीं होता। जब तक कश्मीर का इशू रहेगा पाकिस्तान और इंडिया कभी नॉर्मल नहीं होगा। इसी तरह इसराइल और कभी भी जो है इसराइल और फ़लस्तीन, जब फ़लस्तीन को जब तक उसके राइट्स नहीं मिलेंगे तब तक मुसलमान मुल्क जो है उनके साथ दोस्ती नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा हो रहा है, मुसलमान मुल्क जो है वो सऊदी अरब के साथ शामिल है और ये ट्रीटी कर रहे हैं। यमन में भी अटैक में खुद पाकिस्तान भी जो है एज अ मुस्लिम कंट्री 34 कंट्रीज़ के अलायंस में शामिल है जो यमन में जो तबाहियाँ हुई हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है वो अमन के लिए काम करें। ये अमन नहीं है, बल्कि हम जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म नहीं कर रहे, बल्कि एक्सट्रीमिज्म को बढ़ा रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन का रोल जो है वो सियासत और पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को और उनकी दोस्ती करने में जो है वो चंद लोगों का जो है वो डोमिनेंस है। लेकिन हम यूनाइटेड नेशन को देखते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के आस्पेक्ट से, क्योंकि इसके जो मेन प्रिंसिपल्स थे सिक्योरिटी, सेफ्टी, इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, इट्स नॉट हैपनिंग, ये नहीं हो रहा। जिसकी वजह से जो है हम, मेरे मुताबिक इसका जो पर्पस था, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे। अब यूनाइटेड नेशन 21st सेंचुरी में अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन को हम 21st सेंचुरी में कैसे देख सकते हैं। अगर आप यूनाइटेड नेशन को देखते हैं कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट एक लॉन्च हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी मिलेनिया के हवाले से हुई थी। 2000 का मतलब एक मिलेनिया ख़त्म हुआ था, 1000 साल ख़त्म हुए थे और दूसरा मिलेनिया शुरू हो रहा था 2001, यानी 21st सेंचुरी, एक सेंचुरी बल्कि नहीं, बल्कि एक सदी नहीं बल्कि 10 सदियाँ ख़त्म होकर एक नया मिलेनिया शुरू हुआ। और इस मिलेनिया के बेस पर जो है यूनाइटेड नेशन ने मुख्तलिफ कंट्रीज़ को बिठाया और कहा कि अब क्या करना है, हमें कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने हैं जिसकी वजह से जो है दुनिया के कुछ जो मसाइल हैं उसको हम ठीक कर सकें। तो इसके अंदर उन्होंने जुलाई 2000 में जो है ये इनिशिएटिव लिया था प्राइवेट कॉर्पोरेशंस का। प्राइवेट कॉर्पोरेशन का मतलब है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज जो हैं इस पर काम ज़्यादा करना शुरू करेंगी। इसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को एडवांसमेंट, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। गवर्नमेंट को भी देना था, लेकिन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा फोकस किया कि उनको फंड्स दिए जाएंगे जो ये साबित कर देगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। जिसमें हम पाकिस्तान में सबसे बड़ा फंड जो है आगा खान उनको मिलता है, आगा खान रिसर्च फैसिलिटीज़ को मिलता है। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट आईडी है, पीस डिपार्टमेंट है, रिसर्च कम्युनिटी हेल्थ का है डिपार्टमेंट। तो आगा खान के बहुत सारे रिसर्च के और एनजीओज बहुत सारे काम कर रही हैं आगा खान की नॉर्दर्न एरियाज़ में भी और मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर भी उनके कुछ लोग जो मौजूद हैं। फिर वो ये नहीं देखती कि किसको फ़ायदा पहुँचा रही है, वो सबको कोशिश करती है फ़ायदा पहुँचाने की। लेकिन कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम ज़रूरत है, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता ही है उसका। तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को जो है सपोर्ट करना शुरू किया। फिर यूनिवर्सली जितनी ममालिक थे उनको प्रिंसिपल्स बताया गया कि कौन कौन से ह्यूमन राइट्स के आस्पेक्ट्स पर काम करना है, करप्शन के खिलाफ काम करना है, एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए काम करना है, लेबर के राइट्स के लिए काम करना है। ये सारे मसाइल जो हैं वो हल करने हैं। इसमें जुलाई 2010 में जो है 7,700 लोग जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अंदर से ऑलमोस्ट 5,500 बिजनेसेस या बिजनेसमैन भी शामिल हुए, इंटरनेशनल भी थे, नेशनल लोकल ग्रुप्स भी थे, सिविल सोसाइटीज़ थी। 130 कंट्रीज़ के लोग इसमें शामिल हुए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स 130 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, डेवलपिंग कंट्री से। तो डेवलप कंट्री से फिलैंथ्रोपिस्ट आए, जिनको पैसा जिन्होंने डालना है वो आए, और फिर डेवलपिंग कंट्रीज में भी 130 डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इसमें शामिल हुई। तो बहुत सारी सिविल सोसाइटीज़ जो है मुख्तलिफ मुल्कों से आई। ये जो है सबसे बड़ी मीटिंग थी जिसमें सबसे ज़्यादा लोग मौजूद थे। फिर ये 2 मेजर गैदरिंग जो है 21st सेंचुरी के हवाले से हम जो बता रहे हैं आपको, जो मैंने बताई थी कि जो मिलेनिया के हवाले से हुई थी, वो उसको मिलेनियम समिट कहते हैं। मिलेनियम
समिट या मिलेनियम समिट में जो गोल्स अचीव करने की बात की गई थी उसको एमजीडीज का नाम दिया गया है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसमें हर कंट्री को टारगेट दिया गया था कि वो कंट्री जो है 2015 तक जो है वो उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करेगी, और उसके अंदर ज़्यादातर फोकस जो है पावर्टी, हंगर, चाइल्ड हेल्थ, वुमेन हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, HIV एड्स के अवेयरनेस प्रोग्राम्स और उनके डिजीज कंट्रोल, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबली लोगों के साथ जो बिजनेसेस करना है उसके पार्टनरशिप को फोकस किया गया था। और ये कहा गया था कि ये जो मिलेनियम समिट हो रहा है उसके अंदर जो MGDs हैं उसको एक दफ़ा दोबारा देखने के लिए 2005 में ये लोग दोबारा मुलाकात करेंगे। तो 2005 में ये आए थे, दोबारा मिले थे, और मुख्तलिफ एरिया जो डेवलपमेंट के थे, जो ह्यूमन राइट्स के थे, उस पर काम उन्होंने किया। अच्छा, यूनाइटेड नेशन जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसको अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स नहीं कहते। अब जो 2015 में इसकी जो मीटिंग हुई थी उसके बाद इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम दिया है। SDGs कहते हैं, लेकिन SDG इसको लिखा है, लेकिन SDGs क्या आता है, यानी G पहले आता है, D बाद में आता है। तो SDGs जो हैं वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो ग्लोबल गोल्स के नाम से हैं, और ये 17 गोल्स हैं इसके अंदर जो दिए गए हैं। लेकिन ये क्यों आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसकी मैं थोड़ी सी बीच में एक कहानी बता दूं आपको कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसलिए बने क्योंकि जब 2015 में मुल्कों को जो टारगेट्स दिए गए थे कि आप चाइल्ड पावर्टी को ख़त्म करेंगे, चाइल्ड हेल्थ को बेहतर करेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करेंगे, अंडर 5 मोर्टेलिटी को कम करेंगे, लोगों को पानी की सहूलत मिलेगी, ये मुख्तलिफ जो ह्यूमन डेवलपमेंट के पावर्टी कम होगी, इन सबको जब इसका रिजल्ट देखकर 2015 में जब ये लोग आए सब ममालिक दुनिया के, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज, तो उन्होंने 50% भी अपना टारगेट अचीव नहीं किया था, जबकि यूनाइटेड नेशन ने बहुत पैसा दिया था मुख्तलिफ डेवलपिंग कंट्रीज को। ज़्यादातर ममालिक कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट का शिकार थे, किसी के यहाँ ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम पाकिस्तान की तरह, फिर 9/11 का वाक़या हुआ, और 9/11 के वाक़े के बाद हमने तो तरक्की हम नहीं कर सके, हम तो अपने गोल को बिल्कुल अचीव ना कर सके। हो सकता इसके हमारे मुकाबले में दूसरे ममालिक के लोगों ने जो है ज़्यादा तरक्की की, जहाँ पर ये टेररिज्म का आस्पेक्ट नहीं था। तो इन्होंने फिर फैसला ये किया ममालिक ने कि इंस्टेड हम हर 15 साल के टारगेट दें, क्यों ना हम जो भी काम करें उसको सस्टेनेबिलिटी की बात करें, यानी आपने जो एक काम शुरू किया उसको कम से कम उसको मुसलसल करते रहे। अगर इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं और पोल्यूशन आपने ख़त्म कर दिए तो मेंटेन करें कि ख़त्म रहे, दोबारा से शुरू ना हो जाए, तो उसको सस्टेन करने की कोशिश करना। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम ये अभी डिस्कस करेंगे, वो 17 जो गोल्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें क्लाइमेट चेंज को फोकस किया गया है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को फोकस किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, पीस एंड जस्टिस को, और दूसरी प्रायोरिटीज दी गई। ये आप हमारे 17 जो गोल्स हैं वो ये गोल्स हैं। इसमें सबसे जो पहला गोल नज़र आ रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पावर्टी नहीं होनी चाहिए। अब ज़ाहिर बात है पावर्टी को आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं। तो नहीं, वो पावर्टी नहीं चाहिए, हंगर नहीं चाहिए, यानी कि कोई भूखा ना सोए। तीसरा, अब ये देखें, भूखा ना सोए तो खुद अमेरिका आज ऐसी हालत पे पहुंच गया है पेंडेमिक की वजह से कि वो खुद अभी कल थैंक्स गिविंग है वहाँ पर अमेरिका में, और ये क्रिश्चियंस का जो है वो त्यौहार होता है, एक कल्चरल इवेंट है, रिलीजियस इवेंट है, और इसके अंदर वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अमेरिका ही था मुल्क जो सबसे ज़्यादा जो है खाने पीने की चीज़ें या रिसोर्सेज ज़ाया करता है, स्पेशली फूड आइटम्स, आज जो है उनके खुद के लोगों को जो है फूड मिल नहीं रहा। लोग लंबी लंबी लाइनें कतारें बना के खड़े हैं, और उनको राशन जो मिल रहा है वो भी वीकली का राशन मिलता है, यानी हर हफ्ते उनको इतनी लंबी लाइन बनानी पड़ती है, वीकली राशन मिलता है, महीने का राशन नहीं मिलता। तो दूसरा जो है इसका है ये हंगर का। तीसरा है गुड हेल्थ। अच्छा, अब गुड हेल्थ जो है वो आपको नजर आती है कि जो कि बेहतर हेल्थ का
आस्पेक्ट। अब ये बेहतर हेल्थ में आप देखें WHO जो है वो मुख्तलिफ लोगों से पैसे जमा कर रहा है ताकि डेवलपिंग कंट्रीज और जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब ममालिक हैं या बिल्कुल गरीब ममालिक हैं, उनको वैक्सीन टाइम पे पहुंचा सके, उसकी प्रोडक्शन कर सके, उसको खरीद कर उनको पहुंचा सके। क्योंकि गरीब अमीर ममालिक जो है पहले अपनी बनाएंगे, पहले अपने लोगों को देंगे, अपने हालात ठीक करेंगे, फिर दूसरी जगहों पर जाएगा। तो इस ये गुड हेल्थ को जो है कोशिश कर रहे हैं कि WHO को उन्होंने एक एजेंसी बना दी। ये क्वालिटी एजुकेशन को फोकस करती है, जैसे यूनिसेफ और यूनेस्को स्पेशली जो है एजुकेशन को, टेक्नोलॉजी को फोकस करती है। फिर जेंडर इक्वालिटी की बात की कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात हुई, क्लीन वाटर और सैनिटेशन की सहूलत मिलनी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है कि जो एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए ऐसी एनर्जी बनाई जाए या यूज़ की जाए मुल्क में जो ख़त्म ना हो, जैसे सोलर सिस्टम, सोलर पावर है, विंड टर्बाइन है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के। गैस को नेचुरल आस्पेक्ट से लिया जाए, ना कि जो है ज़ख़ीरा जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी जो उसको रिसाइकल किया जा सके, चीज़ों को उसको इस्तेमाल किया जाए। फिर जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की बात की, इनइक्वालिटी को कम करने की बात की इन्होंने। 10th जो हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। 11वां जो गोल है वो सस्टेनेबल एस्पेक्ट के हवाले से है कि नजर नहीं आ रहा, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, जो जैसे कच्ची आबादियां और जो हैबिटेट्स बनती हैं उसको जो है वो बेहतर कराया जाए, उसको सस्टेन किया जाए। जो बन गई है उनको तोड़ा ना जाए। कच्ची आबादियों को बीच में बहुत तोड़ने का एस्पेक्ट हुआ था, अब वो तोड़ने की बजाय इनको रेगुलराइज किया जाए। फिर 12वां जो था वो है 12th जो है वो है कंजम्पशन है, कि रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम करें पावर को, और रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम कैसे करें कि आप ज़ाया ना करें चीज़ों को। अब जब हम ये कहते हैं तो ये ज़्यादातर ज़ाया जो रिसोर्सेज को ज़ाया करने की बात है, ये डेवलप कंट्री को कहा जाता है कि डेवलप कंट्री जो है वो बहुत रिसोर्सेज को ज़ाया करती हैं। तो ये डेवलप कंट्री की बात आ गई। फिर क्लाइमेट के एक्शन की बात आई कि क्लाइमेट का एक्शन जो है वो लिया जाए, क्लाइमेट को बेहतर कराया जाए। जो ग्लोबल वार्मिंग का एस्पेक्ट हुआ है उसको जो है वो रिवर्ट किया जाए। जैसे बड़े फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और टॉर्नेडोज और साइक्लोन्स आ रहे हैं बड़े बड़े, और इसमें डेवलप कंट्रीज जापान, चाइना और अमेरिका जैसे जो है सफ़र कर रहे हैं, तो वो सफ़र ना करें। तो इसमें सारे ममालिक शामिल हैं। लाइफ बिलो वाटर, मरीन लाइफ जो है उसको भी उसके लिए भी एक गोल डेवलप किया है। लाइफ ऑन लैंड, ज़मीन के ऊपर जो चरिंद परिंद और जो वो हैं उन पर फोकस करना है। पीस और जस्टिस की बात करनी है, जो 16वां रखा है आखिर में। आप सोचें जो सबसे जिसके लिए यूनाइटेड नेशन बना था, जिसका पहला गोल होना चाहिए, सबसे आखिर में क्यों रखा है? क्योंकि ये पावर जो है चंद ग्रुप के हाथ में है, जिसमें 5 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, जिसमें 4 फिक्स मेंबर होते हैं और एक जो है वो इलेक्शन से आता है, एक रोटेट होता है, वो जो है इसमें आपको नजर आता है। फिर आखिर में है कि पार्टनरशिप, जो गोल्स आपने बनाए हैं उसकी मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ लोग पार्टनरशिप करेंगे मुख्तलिफ लोगों के साथ, ताकि उस गोल को अचीव किया जा सके। तो रोल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का? रोल क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है, उसका जो रोल है वो ये है कि वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना है। 2030 तक जो है एजेंडा ये है कि जो 17 ग्लोबल गोल्स दिए गए हैं उसके अंदर 169 टारगेट्स रखे गए हैं। 17 ग्लोबल गोल्स हैं, उसमें 169 टारगेट्स दिए गए हैं, और ये 169 जो टारगेट्स दिए गए हैं उस टारगेट्स में जो है वो सस्टेनेबिलिटी लेके आना है, उससे जो है ट्रांसफॉर्म करना है ममालिक को। तो SDGs जो हैं वो 2016 में, मैंने बताया था ना 2015 में तक तो जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, MGDs थे, और 2016 में इसको SDGs को कहा गया था। फिर यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पॉपुलेशन,
उसकी पॉलिसी और उसकी फंडिंग जो है 15 साल तक सारे ममालिक को फंडिंग करती रहेगी, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फंड देती रहेगी ताकि वो अपने मसाइल को हल कर सकें। और ये यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट एजेंसी है, ये गोल को अचीव करने के लिए 170 कंट्रीज और टेरिटरीज के साथ काम करिए। इसमें डेवलप्ड नेशन को जरूरत नहीं है, बल्कि डेवलप्ड नेशन वो है जो पैसा यूनाइटेड नेशन को देती है और फिर यूनाइटेड नेशन हम सब लोगों को देता है। इसमें स्ट्रेटजी जो बनाई गई है, जो फोकस इनका जो की एरिया का है, वो सबसे बड़ा फोकस जो शुरू से लेकर आखिर तक है, और वो पॉवर्टी का फोकस है, क्लाइमेट चेंज का फोकस है, पीस बिल्डिंग का फोकस है, जो गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक हो उसका फोकस है, डिक्टेटरशिप ना हो। इसीलिए नॉर्थ कोरिया को ये टारगेट करते हैं कि डिक्टेटरशिप है। उन्होंने इजिप्ट को टारगेट किया कि वहाँ पर जो है वो डिक्टेटरशिप थी, और वहाँ पर अब जो है रेवोल्यूशन के बाद जो है वो डेमोक्रेटिक हुकूमत आ गई। तो यहाँ पर जो है ये स्ट्रेटजी जो है स्ट्रेटजीज बनाई गई, और इन स्ट्रेटजीज के बेस पर यूनाइटेड यूएनडीपी, हर मुल्क में यूएनडीपी की एक ब्रांच मौजूद है, डब्ल्यूएचओ की ब्रांच मौजूद है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं जो यहाँ पर मुसलसल गवर्नमेंट के साथ यूनाइटेड नेशन का और दोनों का कोऑर्डिनेशन, लोकल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है इन एसडीजीज को और डेवलपमेंट प्लान और पॉलिसीज में डालने, यानी कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, डेवलपमेंट प्लान बनते हैं, उसके अंदर यूनाइटेड नेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो मौजूद होता है, ताकि जो भी बने वो वहाँ पर उसके बारे में इत्तला दें और उसके गवर्नमेंट को भी इसमें फंड्स मिलते हैं। कि यूनाइटेड नेशन जो यूएनडीपी है, ये बहुत सी कंट्रीज को सपोर्ट करता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हासिल करने में भी इसने सपोर्ट किया, ताकि जो हासिल नहीं कर सके वो उसको हासिल करें। जैसे हम जैसे ममालिक जो बिल्कुल ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी हासिल नहीं कर सके, लेकिन जिन्होंने एमजीडीज हासिल कर लिए वो एसडीजी पर डायरेक्ट काम कर रहे हैं। हम तो अभी एमजीडीज को भी कंप्लीट नहीं कर पाए, और अभी हमें एसडीजीज के 169 टारगेट्स अचीव करने हैं। पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसे के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए मुल्क की, कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं हो, दहशतगर्दी ना हो। पाकिस्तान हमेशा जो है इसलिए पीछे रह गया कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं। किसी हुकूमत को हमने हुकूमत नहीं करने दी पूरे 5 साल, हमेशा हर एक को हटाने की कोशिश की गई। जैसे इस हुकूमत को भी हटाने की कोशिश की जा रही है, इस हुकूमत ने पिछली हुकूमत को हटाने की कोशिश की, पिछली हुकूमत ने इससे पिछली हुकूमत को हटाने की कोशिश की। तो हमारे यहाँ जो ये टांग खींचने वाला जो आस्पेक्ट है, इसकी वजह से तरक्की होना जो है वो मुश्किल इसलिए नज़र आता है कि आप जो है वो गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, गोल्स में आप हिंड्रेंस डाल रहे हैं, हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एसडीजीज को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप गवर्नमेंट्स की और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप को इनकरेज किया, सिविल सोसाइटी की पार्टनरशिप को इनकरेज किया। उनको कहा गया आप आगे आएँ और आप काम करें। यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक शख्स पर आसरा नहीं किया गया, या एक शख्स पर या एक एजेंसी पर डिपेंड नहीं किया गया, बल्कि बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया गया कि आप भी आगे आएँ। और ये ही लोग जो है पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशन के बगैर अकेले काम कर रहे हैं। एनजीओज और सिविल सोसाइटीज़ इसको फोकस कर रही हैं। तो मल्टीपल गोल्स प्रोवाइड हो रहे हैं यूनाइटेड नेशन के, और 2030 तक इस प्रोजेक्ट को ख़त्म उसको जो है फिर देखा जाएगा कि कितने गोल्स जो हैं सस्टेन किए किस भी मुल्क में। तो जो पूरी दुनिया के 170 ममालिक हैं उनको रिपोर्ट देनी होगी यूनाइटेड नेशन को। सालाना रिपोर्ट तो देते ही हैं, लेकिन दूसरी रिपोर्ट भी देनी होगी। इसमें प्रोग्राम्स और फंड्स क्या क्या हैं, मैं प्रोग्राम्स बता देती हूँ। यूएनसी टैड जो है वो यूनाइटेड नेशन का ट्रेड एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। इसमें आईटीसी ट्रेड सेंटर बना हुआ है जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। इसमें कैपिटल फंड, यूनाइटेड नेशन के कैपिटल फंड जो डेवलपमेंट है वो डेवलप करते हैं फंड्स को, और फिर दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यूनाइटेड नेशन के वॉलंटियर्स हैं जो दुनिया में जाकर काम करते हैं, ऐसी जगहों पर जाकर काम करते हैं जहाँ पर लोगों की कमी है, जिनको ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स हैं जिसमें डॉक्टर्स काम करते हैं, नर्सेस काम करती हैं, एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन देते हैं, सेलिब्रिटीज़ अपना टाइम देते हैं, सेलिब्रिटीज़ काम करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के वॉलंटियर्स बहुत हैं। यूएनईपी एक इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, और यूएनएफपी पॉपुलेशन का सिर्फ पॉपुलेशन का फंड है। ऊपर ये जो सीडीएफ है ये कैपिटल फंड है, रिसोर्स का है, और ये सिर्फ इंसानों को इंसानों की भलाई के लिए काम करने का है।
इकोनॉमिक और सोशल कंट्रोल के काउंसिल्स जो हैं उसके अंदर फर्दर इतने सारे कमीशंस बनाए हैं। आपको सारे कमीशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चंद जो मेजर कमीशंस हैं उसके बारे में ज़रूर आप जो दिमाग में रखिएगा। जैसे क्राइम प्रिवेंशन और क्रिमिनल जस्टिस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट जो है ये आप देखें यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेटस ऑफ वुमेन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कमीशन जो हैं वो बहुत काम कर रहे हैं। दूसरी बॉडीज, दूसरी कमिटीज़ बनी हुई हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, NGOs की बनी हुई हैं, मुख्तलिफ इशूज़ हैं जो ख़ास ममालिक से वाबस्ता हैं, उसके लिए कमेटीज़ बनी हुई हैं। फिर यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स जो है कंसल्टेंट्स के तौर पर एक्सपर्ट्स जो हैं वो भेजे जाते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में ताकि उनके मसाइल को जो है वो हल किया जा सके। इसमें जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उसके कुछ नाम आप पहचानते होंगे, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की FAO है, यूनेस्को है जो एजुकेशन और साइंस और कल्चर के हवाले से काम करती है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के हवाले से काम करती है, वर्ल्ड बैंक जो है वो उसके अंदर आपको IMF भी इसके अंदर ही है। वर्ल्ड बैंक जो है वो इंटरनेशनल बैंक है जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करता है, रिकंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स करवाता है, फाइनेंस के आस्पेक्ट देता है, इन्वेस्टमेंट करता है मुख्तलिफ आस्पेक्ट में, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो बहुत सारे काम करता है। फिर IMF आपको सबको पता है ये भी यूनाइटेड नेशन का इदारा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, लेकिन ये कर्जा देता है विद इंटरेस्ट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक कर्जा देता है विद लेस इंटरेस्ट और IMF कर्जा देता है विद लार्ज इंटरेस्ट। तो जो ममालिक जो है वर्ल्ड बैंक से उसका पूरा नहीं पड़ता तो उनको IMF से लेना पड़ता है। IMF अपना जो है पूरा मुनाफा रखता है, कर्जा भी वापस लेता है। इस तरह से ये आपको मुख्तलिफ नज़र आएंगे जो हो सकता है आपने ना सुने। उसमें यूनिसेफ नहीं लिखा मैंने, यूनिसेफ भी इसमें मौजूद है। तो कुछ एजेंसीज हैं जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उनको आप जो है आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अगर पेपर में आए तो आप जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फोकस करना है आपने, यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री को फोकस करना है, और इनकी कुछ स्पेशल जो एजेंसीज हैं जो इनके स्पेशल वर्क हैं उनको आपने इसमें से जो है देखना है। जैसे इसके अंदर हमने और भी इसके बहुत सारी एजेंसीज, आप खुद सोच रहे हैं यूनाइटेड नेशन का UN एड्स प्रोग्राम है, UN हैबिटेट प्रोग्राम है, यूनिसेफ का नेशनल चिल्ड्रंस फंड है, ड्रग्स के हवाले से काम करते हैं, औरतों के हवाले से काम करते हैं, वर्ल्ड का फूड प्रोग्राम है जहाँ पर जिस ममालिक में हंगर होती है वहाँ पर ये खाना पहुँचाते हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे, बल्कि इनकी यूनिवर्सिटीज़ भी बनी हुई हैं, यूनाइटेड नेशन की अपनी यूनिवर्सिटी हैं, स्टाफ कॉलेज है, तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है इनका। तो ऐसी आपको एजेंसीज आपको बहुत सारी मिलेंगी जो यूनाइटेड नेशन की मौजूद हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा यूनाइटेड नेशन का आज का यूनाइटेड नेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट का, और ये सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं और नेक्स्ट सेशन में फिर बात करते हैं कि हमने क्या करना है।